नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बताया, जहां झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जो यहाँ जिस तारीखों के ऐलान के लिए हर राजनीतिक दल इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है, वहां आपको बता दें कि चुनावी घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 1 चरण में मतदान होगा, तो वहीं आपको बता दें कि पहला चरण झारखंड में 13 नवंबर को होगा। इस वक्त की बड़ी अहम अपडेट आपको बता दें, जहां दूसरा चरण झारखंड में 20 नवंबर को होगा और दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, उसको लेकर भी ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है, जहां महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने इस वक्त की ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिन राजनीतिक दलों का इंतजार था तारीखों का, और आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतगणना होगी, यानी कि वोटिंग होगी। और उसके बाद मतगणना भी होगी। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। झारखंड में पहला चरण 13 नवंबर को होगा, जबकि अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। और दोनों राज्यों में एक साथ मतगणना की जाएगी। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने फाइनली दोनों राज्यों के चुनाव के जो ऐलान करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। राजेश का रुख करूंगी। राजेश, 2 राज्यों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कब होंगे तो कितने चरणों में होंगे? देखिए आरती, जिस तरीके से आज निर्वाचन विभाग ने आज चुनाव आयोग ने आज जो तारीख जारी कर दिया है, 2 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें और झारखंड की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों प्रदेशों में चुनाव किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें उपचुनाव को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में वायनाड के साथ में उत्तराखंड में भी, और उसके साथ राजस्थान में भी उपचुनाव किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। वहीं अगर बात करें हम झारखंड की, झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग ने कराने के लिए तैयार हुआ है। 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान करा दिए जाएंगे, लेकिन 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव कराना कैसे देखते इसे? देखिए आरती, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन चुनाव कराने का सबसे बड़ा वजह है कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर कोशिश काफी समय से की जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा। जाहिर सी बात है कि उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक दिन में महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। वहीं अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की आपकी बात करें तो झारखंड जो है वो नक्सलाइट एरिया है और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है झारखंड, जो झारखंड राज्य है। तो जिसको लेकर झारखंड में 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव के लिए भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड और वायनाड की सीट पर जो उपचुनाव कराना है, इसको लेकर भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। वही सबसे बड़ी जो के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है क्या?
बिल्कुल आरती, उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भी ऐलान हो चुका है। 13 तारीख को भी यहाँ पे भी उपचुनाव कराया जाएगा, 13 नवंबर को। और सबसे खास बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना था। 10 सीटों पर विधानसभा पे उपचुनाव होना था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव कराने जा रही उत्तर प्रदेश में। जो एक सीट अयोध्या की थी, मिल्कीपुर सीट को रोक लिया गया है। अभी उस पर उपचुनाव नहीं करा रही है चुनाव आयोग। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर क्या वजह रही, जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह, सबसे खास बात यह है क्योंकि इसी पर जो है विपक्ष कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी को घेरते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजेश अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं हाल ही में, और इसके साथ साथ हरियाणा में, वहां बिल्कुल शांति तरीके से चुनाव कराएगा। लेकिन झारखंड में कई तरह के नक्सल एरियाज होते हैं, क्या वहां पर भी इस तरह की ही व्यवस्था रहेगी जम्मू कश्मीर के जैसे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल प्रॉपर इंतजाम किए गए थे, उसी तरीके से अगर देखा जाए झारखंड नक्सलाइट एरिया है, इसीलिए झारखंड में 2 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं और वहां पर बिल्कुल सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए वहां पर परिंदा भी पर ना मार सके चुनाव में। तो इसको लेकर सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पे की जा रही हैं। राजेश, लेकिन जैसे ही तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब सीट बंटवारे को लेकर भी रणनीति बननी शुरू हो जाएगी। क्या महाविकास आघाड़ी में इस बार बात बनेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया, वहीं अब जो है सीट बंटवारे की अगर बात करें तो गठबंधन को लेकर भी जिस तरीके से अगर बात करें, इंडिया गठबंधन जो है तो बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी भी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, ताल ठोकती हुई नजर आ रही दोनों प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे झारखंड की बात करें। लेकिन अगर बात करें उपचुनाव की, उपचुनाव में भी बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो 9 सीटों पर समीकरण जिस प्रकार से 288 सीटों पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महाविकास आघाड़ी, क्या दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़े करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना सकते हैं? बिल्कुल आरती, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में बिल्कुल सभी पार्टियां बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। वहीं अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी भी पूरी तरीके से वहां पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन अगर बात करें वहीं इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी बिल्कुल किसी भी तरीके की कोर कसर महाराष्ट्र में छोड़ने वाला नहीं है। वो भी बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन में एक फेज में चुनाव होने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर सभी पार्टियां बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है महाराष्ट्र में। और यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस में अगर अलायंस की बात करें, क्या इन सब की सहमति बन पाएगी चुनाव से पहले, और अगर बन पाएगी तो कैसे? राजेश, देखिए अगर बात करें कांग्रेस की, तो सभी कांग्रेस की सम्मिलित पार्टियां हैं, अगर उनकी बात करें तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब उनकी भी पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव में सभी पार्टियां, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, उसी तरीके से जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में भी एनसीपी वगैरह के साथ में कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में चुनाव मजबूती के साथ वहां पे लड़ने की कोशिश करेगी। और पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। यूपी उपचुनाव भी काफी दिलचस्प रहेगा राजेश, क्योंकि इस बार अभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही थी। क्या यहाँ पर कोई पेश फंस सकता है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो है, लेकिन
समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा नहीं देना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से अभी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था और हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस जो है बैकफुट पे नजर आई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की बहुमत से, तो वहीं अगर हम बात करें उसी को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 से 2 सीटें दे सकती है, क्योंकि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए है। बाकी बची है 4 सीटें। 4 सीटें में से आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 9 सीटों को लेकर फाइनल किया है। तो 9 सीटों में से अब बचती है 3 सीटें, क्योंकि 6 सीट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर कर चुकी है। बचती है 3 सीटें। अब 3 सीटें में से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत दिखाई दे रहा है और पुलिस के कई बड़े अधिकारी अभी मौके पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हिंसा में मारे गए 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार के ने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर उनका हाल मुख्यमंत्री ने जाना और पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ पहुंचा था। परिवार रामगोपाल के साथ की गई हैवानियत का विवरण रखते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मृतक की पत्नी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी उन्हें संतोष मिलेगा। परिवार को लेकर क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। बहराइच की स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, एक भी घटना नहीं घटी है। कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और रात के बाद से, शाम की बाद से कोई घटना नहीं घटी है बहराइच में। जिन्होंने गोली चलाई थी वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, पकड़ में नहीं है। अब उनका उचित इलाज होगा, उचित इलाज होगा। बता दें कि बहराइच के कांड के बाद पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं सहमा हुआ नजर आया। जिस प्रकार से वहां पर दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान गोलियां चल गई, पत्थरबाजी शुरू हो गए और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आती है। उसके बाद हिंसा इतनी बढ़ी कि एक नहीं 2 बार वहां पर हिंसा हुई और उसके साथ साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उस दौरान विधायक सुरेश्वर सिंह भी साथ मौजूद रहे। परिवार राम गोपाल के साथ की गई हैवानियत का विवरण रखते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। जहां परिवार तो वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और विधायक सुरेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से सर लगातार बहराइच दहलता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच परिवार मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बुलाया था मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को जी, और उनको परिवार को पूरी सांत्वना दी गई। उनको जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जिसमें 5 लाख रुपए मां के नाम से और 5 लाख रुपए पत्नी के नाम से, पत्नी के नाम से मुख्यमंत्री आवास और आयुष्मान भारत का कार्ड, जितनी भी और सुविधाएं हैं और जो भी सुविधाएं सरकार उनको मुहैया करा सकती है उस परिवार को मुहैया कराने का काम करेगी। और परिवार ने केवल न्याय की मांग की थी,
महाराज जी ने कहा। सर, मृतक की पत्नी का लेकिन मांग है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। अब तो जिसकी का बदला खून को मांग कर ही सकती है, लेकिन हमारे देश में संविधान है, मौलिक अधिकार है। अब वो किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी होती है, किन परिस्थितियों में साक्ष्य गवाही होती है, उसका है अदालत। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद परिवार आश्वासित नजर आया? है और उसने वहीं पर कहा कि हम आपकी बातों से सहमत हूँ और जो आप करेंगे वो हमारे और हमारे परिवार के लिए अच्छा ही करेंगे। बहराइच में कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी सर? बहराइच में तो स्थिति कल ही सामान्य हो चुकी है। अंतिम यात्रा निकलने के बाद में, उसका अंतिम संस्कार होने के बाद में आज बहराइच में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है और बहराइच में ऐसा विश्वास है कि अब कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। विपक्ष इस पूरी घटना पे सीधे तौर पर योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, उनको उपचुनाव भी लड़ने हैं, तो कोई मुद्दा तो रह नहीं गया। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा हो कि हाँ, तो वो बताएंगे कि लाइन ऑर्डर इस समय सरकार का फेल है। जरा अपने जमाने का और कांग्रेस अपने जमाने का याद कर लें कि उनके जमाने में कितने दंगे होते थे। तो उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद। अब मैं सीधा रुख करूंगी अभिनव का। अभिनव, जिस प्रकार से आज पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करने पहुंचा था, क्या कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है? बिल्कुल, देखिए, आज सीएम से मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार जो है लखनऊ पहुंचा था और सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आश्वासन भी दिया कि उनकी जो तमाम मांगे हैं वो मानी जाएंगी। लगातार पीड़ित परिवार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एनकाउंटर की मांग कर रहा है और उनके घर पे बुलडोजर चलाने की जो मांग है वो कर रहा है। और ये देखिए, बहराइच में हिंसा जो हुई थी उसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, कई गोली उसके सीने में लगी थी, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद वहां पे बवाल जो है अधिक बढ़ता चला गया और आज मृतक के जो परिजन है वो लखनऊ आकर सीएम से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने जरूर आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आर्थिक सहायता भी जो है सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को दी जा सकती है और तमाम चीजें जो है वो भी कही गई हैं। आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि प्राइम टीवी पे विधायक सुरेश्वर सिंह जो कि मुलाकात कराने लाए थे पीड़ित परिवार को, वो बोल रहे थे। उन्होंने तमाम बातें रखी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार जो स्थिति है वो अब सामान्य हो चुकी है बहराइच में और जब से अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद कोई भी अप्रिय घटना जो है वो नहीं घट पा रही। तो देखिए, लगातार सरकार के लोग जरूर इसमें अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। ये सरकार का फेलियर है। पीड़ित परिजन मुलाकात करने पहुंचे, क्या उसके बाद आश्वासित नजर आए? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिवार जो है वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ क्योंकि जिस आगे के गेट से, सामने के गेट से, जिधर से मुख्यमंत्री आवास का जो मेन गेट है वहां से ना ले जाके पीड़ित परिवार को पीछे के गेट से अधिकारियों ने बाहर निकाल दिया, तो जिससे पीड़ित परिवार है वो मीडिया के सामने नहीं आ पाया और मीडिया ने लगातार बातचीत करने की कोशिश की। तो विधायक सुरेश्वर सिंह ने खुद आके बयान दिया। उन्होंने यही तमाम बातें कही जो आपसे कुछ देर पहले वो प्राइम टीवी पे दर्शकों को आपने सुनाया कि जो वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सामान्य है और सीएम से बात हुई, उन्होंने तमाम जो आश्वासन है वो दिए हैं। पीड़ित परिवार लेकिन अब तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। क्या इसमें कोई अधिकारी भी दोषी है? क्योंकि ये जो पूरा घटना है ये दशहरे के पहले से वहाँ चल रहा था मामला। योगी जी ने लगातार देखिए इसमें बैठक ली थी कानून व्यवस्था की। त्योहार के पहले सीएम की कानून व्यवस्था को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ी बैठक हुई। सभी जिले के डीएम एसपी उसमें जुड़े और उसमें विशेष निर्देश यही दिए गए थे कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना, हिंसा न हो सकते थे। तो इसके बावजूद देखिए जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही उजागर हुई। डीएम एसपी लंबे समय तक अपने आला अधिकारियों को उन्होंने बातें नहीं बताई, गुमराह रखा उन्होंने। और उसके बाद देखिए इतने हद हो गई कि वहाँ पे एसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ यश को उनको मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव।